नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। चंदौली में आज इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन का शिलान्यास हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सीजीआई सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत चंदौली सहित शामली, औरैया, हाथरस, महोबा और अमेठी में भी कोर्ट भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य नागरिकों को न्याय की सुलभता प्रदान करना है। भवन में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, कैंटीन और जजों के आवास की भी व्यवस्था होगी। निर्माण की कुल लागत 1500 करोड़ रुपए होगी और ये 2027 तक इसे पूरा करने की पूरी संभावना है। इस फैसले से हर नागरिक को शीघ्र और प्रभावी न्याय मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की इस खबर पर हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार सिंह हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और कौन कौन से लोग मौजूद थे और कौन कौन से महारथी वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इसको पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, चंदौली जनपद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी व हाई कोर्ट के जज के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था। जिले में बड़ी बड़ी हस्तियों का आगमन कोई संयोग नहीं था, बल्कि अवसर था चंदौली जिले की जनता को बड़ी सौगात के रूप में दिए गए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास का, जो कि चंदौली जिले के समेत 6 जनपदों में ये शिलान्यास होना था। अकेले चंदौली जनपद में 284 करोड़ की लागत से बनने जा रहे कोर्ट का शिलान्यास चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी व योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए यूपी सरकार की उन्होंने काफी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि जब वे दूसरे राज्यों के दौरे पे जाएंगे तो वहां की सरकारों और हाई कोर्ट को यूपी मॉडल से सीख लेने की भी बात उन्होंने कही है। सीजीआई ने वहीं राज्य सरकार से कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग सुविधाएं डेवलप करने पे भी विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट कैंपस में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण होना चाहिए ताकि जुडिशियल अफसरों, अधिवक्ताओं और फरियादियों को भी तत्काल मेडिकल सहायता मिल सके। हालांकि ये कोर्ट बनने से जिले की जनता को भी बेहतर सुविधा जो है कि मिलेगी और न्याय त्वरित हो पाएगी। आमतौर पे देखा जाता है कि कोर्ट में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले जो है कि 20 साल लटके रह जाते हैं, जिससे जनता दर दर की ठोकरें खाती है और न्याय की उम्मीद कम ही हो पाती है। लेकिन इस कोर्ट के बनने के चलते जो है कि न्याय जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। और हालांकि ये कोर्ट जो बना है इसमें वकीलों का अहम भूमिका है। वकील जो है कि यहाँ से लेके सूबे के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो आज उनका भी सपना साकार होते हुए दिख रहा है। जी मिथिलेश, चूंकि अब सीजीआई पर वहां मौजूद थे और वहां पर तमाम न्यायविद जो है वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, तो जिस तरीके से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भाई न्याय व्यवस्था को सुलभ किया जाए, सवाल ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज का इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमेशा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये अच्छी पहल है? चूंकि तमाम कोर्ट्स में हमने देखा है कि मामले लंबित है और उनकी सुनवाई होने में 20-20 साल लग जाता है, तो क्या ये एक बेहतर इनिशिएटिव यूपी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? चूंकि देखिए आमतौर पे देखा जाता है कि छोटा अगर केस हो, मामूली मारपीट गाली गलौज का केस हो, तो उसमें भी 20 साल मामले लटके रह जाते हैं। तो वजह क्या है? जैसे 500 एक्ट का मामला मान लीजिए, SC ST एक्ट का मामला मान लीजिए, तो इसके लिए जो है कि
स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज उसमें सुनवाई करते हैं और पर्सनल उसी केस की सुनवाई होती है। तो जिससे आज के दौर में पहले जो पीड़िता थी पॉक्सो एक्ट के मामले में उन पीड़िताओं को न्याय मिलने में काफी लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में उन पीड़िताओं को समय से पहले 2 से 4 महीने में आप देखे होंगे कि चार्जशीट लग जाती है और कोर्ट से उनको सजा सुना दी जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोर्ट जिले में ज्यादा से ज्यादा कोर्ट होंगे और हर मामले के लिए अलग अलग अगर जज होंगे तो जाहिर सी बात है कि न्याय मिलने की उम्मीद जो है कि बढ़ जाती है। चूंकि मिथिलेश भवन में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और कैंटीन, जजों के लिए आवास की भी व्यवस्था की जा रही है, इसका मतलब यह कि सिर्फ लोगों को न्याय मिले ये तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए, साथ ही जो लोग न्याय दे रहे हैं उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि चाहे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की बात हो, कैंटीन की बात हो, जजों के आवास की भी बात हो, ये जो सरकार की तरफ से पहल है यानी ये सबका समावेशी पहल है और जिस 1500 करोड़ रुपए परियोजना का जिक्र किया गया, मुख्यमंत्री ने किया, वो कब तक पूरा होगा और कब तक का लक्ष्य रखा गया है? जी लगभग इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 साल में ये बनकर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए अब मॉनिटरिंग कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है। कई परियोजनाएं ऐसे हैं कि गाइडलाइन तो दी गई 2 साल की, लेकिन अब मॉनिटरिंग ना होने के वजह से ये 2 साल से लेकर 4 साल हो गए, 6 साल हो गए। लेकिन मॉनिटरिंग की इसमें जो है कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन हालांकि ये कोर्ट का मामला है तो उसमें जज साहब भी निगरानी करेंगे और जो तमाम अधिवक्ता जो इसमें प्रयासरत थे कि जिले में एक कोर्ट का निर्माण किया जाए, तो ये वकील जो है, एडवोकेट है, वो भी अपना जो है कि निगरानी करेंगे। तो इससे ये संभावना बनती है कि जो गाइडलाइन दी गई है, टाइमलाइन दी गई है, वो टाइमलाइन आगे नहीं बढ़ेगा और निश्चित निर्धारित डेट पे ही ये जो है कि समस्या का हल होगा और कोर्ट बनकर तैयार होगा और सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था चलेगी। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन का शिलान्यास हुआ और सीजीआई सूर्यकांत और सीएम योगी वहां पर मौजूद रहे। 1500 करोड़ रुपए की परियोजना का लक्ष्य रखा गया है और इस काम को समयबद्ध तरीके से, समय के अंदर तरीके से मतलब खत्म करने का जो है यह भी मुख्यमंत्री ने दावा किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद है, जहां खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र के मकनपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए और घटना के दौरान एक युवक आग की लपटों में फंस गया। जान बचाने के लिए युवक नाले में कूद गया, जहां स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल विभत्स है, भयानक है और आप देख सकते हैं कि आग में ट्रांसफार्मर में आग लगी और उसकी वजह से ये भयावह तस्वीर देखने को मिली। और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से इसमें आग लगी है वो चिंताजनक है, वो लोगों को डराने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी है और जिसमें एक युवक वो आग जो है बुरी तरीके से उसको अपनी चपेट में ली हुई है और वो आग बुझाने के लिए वो इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया और फिर बगल में नाले जैसा कुछ था उसमें जाकर वो कूद गया। आप सोच कर देखिए कि कितना भयावह ये तस्वीर होगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सुधाकर, ये जो पूरा ट्रांसफार्मर में आग लगने की ये पूरी तस्वीर सामने आई है, ये बहुत हतप्रभ करने वाली है। क्या कुछ ये पूरी घटना है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद के जो खोड़ा थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर आजाद विहार खोड़ा कॉलोनी के पास कविता पैलेस के बिल्कुल पास में बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस ब्लास्ट से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सुधाकर, ये जिस ट्रांसफार्मर में आग लगने की बात की जा रही है, इसमें आग लगी कैसे? इसमें कार्य चल रहा था, कुछ चल रहा था, और अगर इस तरीके से जर्जर अवस्था में था तो फिर ये आग अचानक कैसे लगी या फिर किसी कारणवश लगी? और अगर ऐसा कुछ स्थिति था तो पहले इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? और फिर ये आधा दर्जन जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, क्या वो आसपास खड़े थे या विस्फोट इतना तेज हुआ कि उसकी चपेट में आ गए? इसको लेकर कोई जानकारी? इसमें जो है बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा
कि जो अनिल कुमार जो है स्थानीय निवासी, वो घर पर फोटोकॉपी कराने के लिए घर से निकले हुए थे और जैसे वो बाहर निकलते हैं अचानक से देखते एकदम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो भी झुलसे हुए हैं। उनके साथ में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिनका इलाज जारी है। तो सुधाकर, ये जो लोग जिन आधा दर्जन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, इनको कहां भर्ती करवाया गया है, इनका इलाज कैसे चल रहा है, और क्या इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? क्योंकि अगर बिजली विभाग की लापरवाही है तो फिर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 6 लोगों की जिंदगी पर आन पड़ी। इस तरीके से चीजें चल रही हैं, मतलब पूरी जर्जर अवस्था में चीजें पड़ी हुई हैं, फिर तो ये कल और बड़ी घटना ये पूरा रूप ले लेगी, फिर तो पूरे इलाके को जलाकर खाक कर देगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और इन घायलों को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। और क्षेत्र में जो है लोग वहाँ डरे हुए हैं, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नहीं तो सुधाकर, एक सवाल ये बार बार सबके जहन में आएगा जो इस घटना को देखेगा कि भाई अगर शॉर्ट सर्किट से इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, मतलब कोई छोटे वाले गैस सिलेंडर में थोड़ी हुआ है कि चलिए गलती हुई और उसमें माचिस की तीली लग गई। अगर ट्रांसफार्मर ही इस कदर जल रहा है कि आसपास के लोग उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, तो फिर तो बिजली विभाग से 100 सवाल किया जाना चाहिए, उनको घेरे में लेना चाहिए, उनको तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर दृश्य आ रहा है कि लोग जलते हुए भाग रहे हैं, फिर तो पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है लावारिस की तरह। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है जो देखने को मिली है खोड़ा कॉलोनी में। तो क्योंकि कहा यह जाता है कि एक व्यक्ति ने नाले में कूदकर अपनी जान को बचाया है और स्थानीय जो निवासी है वहाँ के, उन लोगों ने तुरंत ही उन घायलों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया है। वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है और अधिकारी कोई भी अभी तक आधिकारिक वर्जन नहीं सामने आया है। और ये सुधाकर, ये तकरीबन कितने बजे की घटना है और इस पर कोई अभी तक कार्रवाई हुई, मतलब पुलिस आई वहां पर कि नहीं? जी बिल्कुल, पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और सूचना के बाद ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, जहां पर इनको जो है ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये ठीक है सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कई लोग इस आग की चपेट में आए। अब आप सोचकर देखिए कि आग और ये पूरा जो ये शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ, ये कितना तेज हुआ होगा कि आसपास के आधा दर्जन लोग, जैसा कि हमारे सहयोगी सुधाकर बता रहे थे कि आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में हैं। यानी कि लोगों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। और इस पर जो भी इस पूरे लापरवाही का दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल घायल जो है उनका इलाज चल रहा है और जैसे जैसे कोई अपडेट होगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा डाटा चोरी की राजनीति करती है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियां उसकी सहयोगी बन चुकी हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में करीब 5 करोड़ मतदाताओं का अंतर है, जबकि बीएलओ एक ही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि बंगाल में उनकी सरकार बनने जा रही है और इसी वजह से भाजपाई बौखलाए हुए हैं। सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर सांप्रदायिक और बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी को जोड़कर राजनीति करती है और देश भर में इस उद्देश्य से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौन से है, जहां जिले के कोतवाली क्षेत्र में चूल्हे की चिंगारी से मकान में आग लगने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि मकान में नवरात्रि के लिए मूर्तियां बनाने के लिए भारी मात्रा में घास रखी हुई थी। घास में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए समरसेबल की कई लाइनों से आग पर काबू पाया। सूचना मिलने के बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से मोर्चा संभाला। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा होते होते चल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। आग के कारणों का अनुमान जो है वो घर में खाना बनाते समय चूल्हे में उठी चिंगारी, जब उसमें चिंगारी उठी तो उसके बाद घास में लगने की वजह से आग बेकाबू हो गई। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है।
तो करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घने कोहरे और भीषण सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। विजिबिलिटी सामान्य से भी कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से यात्रियों और वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और भीषण सर्दी में लोग ठंड से कांप रहे हैं। खुद को गर्म रखने के लिए अलाव के पास इकट्ठा हो रहे हैं। गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए चाय की दुकान और अलाव ही सहारा बना हुआ है। स्कूल और बाजार इस पूरे घने कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। हम सब मजदूर आदमी हैं, मजदूरी पे भी नहीं जा पा रहे। करीब 1 महीना हो गया और घर परिवार के सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। सांस लेना दुर्लभ पड़ रहा है ऐसे मौसम में। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हो कि मजदूरी करने नहीं जा पा रहे, मेहनत करने नहीं जा रहे, तो परिवार के पालन पोषण में किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है साहब, एक एक चीज़ के लिए परेशान है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा के टिकरिया गांव में दबंगों का तांडव सामने आया है। दरअसल सीसीटीवी में कैद वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है, आप देखिए, कि अकेले पड़कर बुजुर्ग दंपत्ति को बुरी तरीके से पीटा गया। हमले में महिला से उसका मंगलसूत्र भी छीन लिया गया। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे राजस्थान में बीएसएफ में तैनात हैं। बुजुर्ग ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया गया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से उस बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि दबंगों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि पूछिए मत। गुलाब सिंह कुशवाहा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं। गुलाब, जिस तरीके से घायल बुजुर्ग को ये पूरा पीटने का और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराने तक का ये पूरा सफर है, क्या कुछ ये पूरी घटना है और ये जो बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? जी, जैसा मैं आपको बता दूं, राज बहादुर ने माहौखंड थाना कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है, नामजद आरोप लगाया है कि लूट और जान से मारने की धमकी। रात्रि में 8 बजे इनके घर में दो लोग अज्ञात थे उसमें, और रात्रि में इनके साथ में मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी। अगर कहीं शिकायत की है, कोई कुछ किया, तो हम रात्रि में ही तुमको दूसरे दिन मार डालेंगे। नहीं तो गुलाब, जिस तरीके से ये जो मतलब गुंडे की शक्ल में ये जो लोग आए थे उस बुजुर्ग दंपत्ति को मारने, उसके पीछे की वजह क्या सिर्फ लूट थी? और अगर लूट थी तो फिर आदमी, अगर इस तरीके की आमतौर पे हम घटनाएं देखते हैं तो फिर लूट करता है, लूट करके वहां से फरार हो जाता है, लेकिन ये फोन करके वापस से धमकी देना, ये तो मामला माजरे से बाहर चला जाता है। तो फिर ये पूरी घटना मतलब समझ में नहीं आ रही है कि इस बुजुर्ग को पीटा क्यों गया? लूट के इरादे से या वाकई में कोई पुरानी दुश्मनी के चलते इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? अभी तक इस पे उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि पुरानी रंजिश है, क्या मामला है। इनका पुत्र है, राजस्थान में बीएसएफ में जवान है, वह अपनी ड्यूटी पर तैनात है और घर पर इनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं और जो इनको सर्विस में पैसा मिलता रहता है, वेतन, तो वो अपने माता पिता को भेजता रहता है। तो जो दबंग लोग हैं, अज्ञात लोग हैं, तो उनको मालूम था कि इनके घर में पैसा हर महीने आता रहता था और इन्होंने जो लूट की है तो उसमें मंगलसूत्र की है और उनकी माँ का और भी चीजें हैं, लेकिन अभी तक उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो गुलाब, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई नहीं कि मतलब शिकायत किया गया कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से दबंग है जाकर के एक बुजुर्ग दंपत्ति को इस तरह से धमका रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं उनके साथ, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई तो शायद किसी को बिलीव भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है, इस हिसाब से तो वो सीधे कानून को चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। वह गांव में इतने दबंग हैं कि उनके खिलाफ आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की। लेकिन ये पहला मामला है कि जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है इनकी फोटो वीडियो, तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने माहौखंड कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है और डायल 112 को रात्रि में फोन करके बुलाया गया था
तो उन्होंने जो घायल हुए हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया और जिला अस्पताल में अभी भर्ती है, उनका इलाज जारी है। ठीक है गुलाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी घटना को लेकर घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जिस तरीके से जो ये दबंग हैं, जो ये मानते हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए अब एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत आन पड़ी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नाराज लोगों ने घटना के बाद सड़क जाम कर ट्रक पर पथराव किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सब्जी मंडी के पास इस हादसे से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो बांदा शहर के मवई बाईपास में हनुमंत कथा का आयोजन शुरू हो गया है और पहले दिन के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई कर्मियों के लिए विशेष आरती कर उनका हौसला बढ़ाया। इस आरती के माध्यम से सफाई कर्मियों को भी आयोजन में सम्मान और स्थान दिया गया। हनुमंत कथा के जरिए लोगों में वेद और सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने का प्रयास किया गया। पहले दिन लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रोताओं ने कथा का आनंद लिया और आयोजन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। तो कान्हा की नगरी वृंदावन में शुक्रवार का दिन भक्तों के लिए ऐतिहासिक रहा। दरअसल श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि की पहली रजिस्ट्री सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दरअसल गोस्वामी परिवार ने बिहारीपुरा क्षेत्र की अपनी भूमि का विक्रय विलेख सौहार्दपूर्वक जिला प्रशासन को सौंपा और हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कॉरिडोर निर्माण का मार्ग जो है साफ हो गया और इस परियोजना से भक्तों के दर्शन सरल और सुरक्षित होंगे। सकरी गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा। कॉरिडोर निर्माण से धार्मिक पर्यटन में वृद्धि और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। समिति ने सभी लोगों से सहयोग और अपील की है ताकि ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक महिमा वैश्विक पटल पर चमकती रहे। तो बितरई उत्तर प्रदेश बरेली से कासगंज जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दरअसल मालगाड़ी के डिब्बे उतरे जब ट्रेन ड्राइवर ने सामने स्टैंड आने पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। घटना उझानी स्टेशन से निकलने के बाद बितरोई के पास हुई। इस हादसे के कारण रेलवे ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ। रामनगर से मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन 22-976 को बदायूं के बामियान पर रोका गया। रेलवे विभाग की टीम और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर ट्रेन को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया। हादसे से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, पर रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सैयद राजा पुलिस ने NH2 पर मजार के पास चेकिंग के दौरान 435 किलो नशे की खेप के साथ नशे की खेप को बरामद किया। मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया जो नशे की खेप को ट्रक में भरकर बिहार के लिए ले जा रहे थे। तस्कर पुलिस से बचने के लिए मछली के नीचे छुपाकर इस पूरे नशे की खेप को ले जाया जा रहा था। पुलिस की सतर्कता के कारण तस्करों का नेटवर्क टूट गया। गिरफ्तार तीनों तस्कर मिर्जापुर जिले के बिशुनपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद इस पूरे नशे की खेप की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपया है और तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। और करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के ककराला क्षेत्र में कोतवाली देहात थाना इलाके की हलवाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। इस ब्लास्ट के कारण दुकान का सामान उड़ गया और पास के जनसेवा केंद्र की दुकान में भी काफी नुकसान हुआ। घटना के समय रात्रि का समय था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई। सिलेंडर फटने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग और पड़ोसी दुकानदार घटना स्थल पर इकट्ठा हुए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। थाना पुलिस ने इस घटना का जांच शुरू कर दी है। तो हरदोई जिले में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। दरअसल शनिवार को पूरे जिले में कोहरे की सफेद चादर छाई रही, जिससे दृश्यता 0 से 20 मीटर तक सिमट गई। हाईवे और अंदरूनी सड़कों पर यातायात काफी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ता है। हवा में जो आर्द्रता है वो 97% तक पहुंच गई और पश्चिमी हवा की वजह से ठंड और
अधिक महसूस की गई। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया और दिन भर कनकनी बनी रही। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और बेहद धीमी गति से वाहन चलाने की चेतावनी दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे में 18 वाहन आपस में टकराए, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के कारण हादसे की गंभीरता बढ़ गई। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाकर हाईवे को साफ किया गया। प्रशासन ने वाहन चालक को घने कोहरे से सावधानी बरतने की सलाह दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के धोकलपुर इलाके में कुछ दिन पहले वाल्मीकि समाज के युवक के साथ हुई मारपीट का मामला सुर्खियों में है। दरअसल पीड़ित से मिलने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज वहां पहुंचे। सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस पहले भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सांसद के गांव पहुंचने से ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना ने इलाके में संवेदनशीलता और सुरक्षा की मांग को बढ़ा दिया है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।